व्हाट इज़ बैंकिंग? बैंकिंग क्या है? आज हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे कि बैंकिंग आखिर में है क्या और ये कैसे कैसे वर्क करती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम लोग बैंकिंग के बारे में समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ बैंकिंग, बैंकिंग क्या है। अगर हम लोग थ्योरेटिकली लैंग्वेज के अंदर समझते हैं तो क्या है कि बैंकिंग इज ए सर्विस इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग सर्विस टू दोज हु वांट टू लैंड, बोरो और इन्वेस्ट। सिंपल, इज इट वेरी सिंपल? हाँ, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन ये कैसे? अब हम लोग समझेंगे इसको कि जैसे कि एक पर्सन है, मान लीजिए मोहन है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, 1 लाख रुपया उसकी इनकम है पर मंथ में, और उसका जो लगभग एक्सपेंस है वो 50,000 है। 50,000 रुपीज़ उसकी जो एक्सपेंस है और 1 लाख की उसकी इनकम है, तो 50,000 रुपीज़ उसके सेव हो गए, बच गए। अब वो क्या करे? क्या वो घर पे रखे? अगर वो घर पे रखता है तो उसे तो टेंशन बनी रहेगी कि उस पैसे को कंटिन्यू वो घर पे रख रहा है कि 50,000 रुपये मेरे पास पड़े हैं, मैं उसका क्या करूं, कैसे करूं। क्यों ना कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे वो पैसे को रख सके और वो सिक्योर भी हो, जब वो चाहे तब उस पैसे को निकलवा सके, जब वो चाहे जमा करवा सके, और अगर किसी को पेमेंट देनी हो तो भी वो किसी भी मोड से पेमेंट दे सके, लाइक एज ए ऑनलाइन पेमेंट हो गई, चेक से, ड्राफ्ट से, कैसे भी। तो अब वो 50,000 करते करते में नेक्स्ट मंथ में उसके 1 लाख रुपीज़ हो गए, करते करते में 6 लाख रुपीज़ उसके जुड़ गए। तो अब वो 6 लाख रुपीज़ इकट्ठे हो गए हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो वो घर पड़े हुए तो कुछ भी नहीं होगा, ना तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा, ना कुछ होगा। तो वो सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। इसी तरह से मोहन के साथ साथ एक सोहन है। सोहन के पास क्या है जी? बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर अच्छी प्रोडक्शन चल रही है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। उसको किसी ने बोला कि अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो फिर आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है उससे आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा लेकिन पैसा तो नहीं है। अब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की वो सर्च कर रहा है जिसके अंदर उसे कि पैसा मिल जाए, किस पे? रीज़नेबल इंटरेस्ट पे, और वो इंस्टॉलमेंट में उस पैसे को दे सके और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सके। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? अब मोहन और कहाँ हो गया जी? रोहन, दोनों ही एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तलाश में हैं। एक तो सेविंग करना चाहता है और दूसरा इन्वेस्ट करना चाहता है। यानी कि जो बैंक है वो क्या है जी? सेवर और इन्वेस्टर के बीच में मीडियोकर है, जो कि दोनों की समस्याओं को दूर कर देगा, मोहन की भी और रोहन की भी। मोहन क्या चाहता है? सेविंग करना चाहता है। कहाँ पर? कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर उसका पैसा सेफ रहे। और रोहन क्या चाहता है? पैसा लेना चाहता है, और लेने के लिए वो इंटरेस्ट देने को भी रेडी है और अपनी बिजनेस को ग्रो करना चाहता है और इंस्टॉलमेंट में पैसे को वापस करना चाहता है। तो दोनों के बीच में अगर बैंक आ जाए तो बैंक क्या करेगा कि मोहन का पैसा ले लेगा और उसे ब्याज दे सकता है वो इजीली। तो क्या आ गया जी? हु वांट टू लैंड, बोरो और इन्वेस्टमेंट। तो क्या है? बैंक जो है वो पैसा सेव करेगा, किसका? मोहन का। और रोहन को उससे थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, जो रेट पे वो क्या करेगा, उस पैसे को दे सकता है, लैंड कर सकता है। इससे मोहन का भी काम चल गया और रोहन का भी। लेकिन बैंक ये क्यों करेगा? अब सवाल आ गया कि बैंक क्यों करेगा ऐसा। तो बैंक अगर दोनों के बीच में मीडियोकर बनेगा तो नेचुरल सी बात है वो भी कुछ लेगा। तो मोहन को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम रेट पे दिया जाएगा, और जो रोहन को इंटरेस्ट रेट जो वो लेगा बैंक, वो ज़्यादा रेट होगा, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे बैंक के ऑपरेशन वर्क चलते रहेंगे। तो बैंक क्या हो गया? मीडियोकर हो गया। किसका? एक तो सेवर का और एक इन्वेस्टर का। दो ही पार्टीज हैं, एक तो सेवर है और एक इन्वेस्टर है। एक पैसा जमा करवाने वाला है और एक पैसा लेने वाला है। तो नॉर्मली भाषा के अंदर, नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर तो बैंकिंग क्या होगा? मीडियोकर है। किसके बीच में? सेवर और इन्वेस्टमेंट के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग इसकी बैंकिंग की डेफिनेशन देखते हैं तो वो अलग ही हो जाती है। डेफिनेशन तो वही है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, ये तो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज होगी कि इसके अंदर हमें समझ में आ गया कि बैंकिंग की नीड क्यों है। लेकिन अब हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार कि इसकी डेफिनेशन क्या है बैंक की, कि क्या कहते हैं जो एक्सपर्ट हैं वो इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं। बैंकिंग जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, और जो उसका रेगुलेटर एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेटर एक्ट, वो कौन सा है जी? 1949। तो एक बार हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है।
A banking company is defined as a company which transacts the business of banking in India. The Indian Banking Regulation Act defines the business of banking by stating essential function of a banker. It also states the various other businesses a banking company may be engaged and prohibits certain business to be performed by it. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई जो कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग है एज पर सेक्शन 5B। वो क्या कहती है, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, order or otherwise। यानी कि क्लियर यही है कि जो हमने नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर समझा है वही बैंकिंग का मीनिंग है कि बैंकिंग का मीन है एक्सेप्ट करना, मनी को एक्सेप्ट करना, हु वांट टू सेव देयर मनी, और किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, हु आर सर्चिंग द मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, उनके लिए, और कैसे डिपॉजिट मनी को किससे वो बैंक एक्सेप्ट करेगा, पब्लिक से, और पब्लिक से अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो कैसे रीपेबल भी होगा, रीपेबल कैसे होगा, ऑन डिमांड, जैसे कि ऑन डिमांड ही वो रीपेबल हो जाएगा, किसके थ्रू, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू और अदरवाइज। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग ये समझते हैं कि बैंकिंग का जो बैंकिंग वर्क कैसे करता है, यानी कि क्या सिस्टम रहता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। आरबीआई एक्ट है वो क्या है, आरबीआई है क्या, आरबीआई एक्चुअल में सेंट्रल बैंक है जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो बैंक के जितने भी इंटरेस्ट रेट है उनको डिसाइड करता है। अदरवाइज तो क्या होगा कि हर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट लगा लेगा, उसकी तो अलग से मोनोपोली हो जाएगी कि हाँ भाई मेरे पास जो बैंक है, मैं तो बैंक हूँ, मैं तो पब्लिक से कितना मर्जी इंटरेस्ट रेट ले सकता हूँ, जितनी मर्जी मैं लोन दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, उसे आरबीआई के अंडर ही काम करना पड़ेगा। तो बैंक जो आरबीआई है वही डिसाइड करेगा क्या क्या, एक तो वो रेपो रेट डिसाइड करेगा, डिस्काउंट रेट डिसाइड करेगा और इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड करेगा। साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करेगा कि एक बैंक पर्टिकुलर कितनी लिमिट तक की लोन प्रोवाइड कर सकता है और कितनी लिमिट तक वो सेविंग को ले सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक कितना भी लोन दे दे पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर में, तो ऐसा नहीं होगा। इनकी लिमिट होती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितना लोन देना है और जो टेरिटरी सेक्टर है उसके अंदर कितना देना है, और बाकी की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे लाइक एज ए पर्सनल लोन, तो उसमें बैंक कितना लोन दे सकता है। इन सबको कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई रेगुलेट करेगा। तो अभी तो हम लोग क्या है कि सिर्फ इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि बैंकिंग का क्या क्या सिस्टम है। तो आरबीआई के अंडर कौन कौन से बैंक्स आते हैं, ये है जी, एक तो शेड्यूल बैंक और एक अनशेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं और अनशेड्यूल बैंक कौन से होते हैं वो हम अगले पार्ट में समझेंगे। अभी सिर्फ हम इसका आरबीआई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या क्या है। एक तो शेड्यूल बैंक है और अनशेड्यूल बैंक है। शेड्यूल बैंक के अंदर कॉमर्शियल बैंक हो गए और एक हो गए जी रीजनल रूरल बैंक्स और एक हो गया जी कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं, कॉमर्शियल बैंक के अंदर एक तो आएगा जी आपका पब्लिक बैंक, एक प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक कौन से हैं, उसके अंदर हैं जी हमारे स्टेट बैंक ग्रुप हैं, अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जो कि पब्लिक सेक्टर हैं। और जो प्राइवेट बैंक हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने एचडीएफसी नाम सुना होगा, एक्सिस बैंक सुना होगा, इंडसलैंड बैंक सुना होगा, ये सभी प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक में एक तो इंडियन बैंक है और एक फॉरेन बैंक है। अब कोऑपरेटिव बैंक कौन से हैं, जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। तो अभी हमने खाली बैंक का जो इंट्रोडक्शन देखा है कि इसका मीनिंग क्या है और बैंक क्या क्या काम करता है। अगले पार्ट में हम इसको डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और आगे अगले वाले पार्ट के अंदर हम बैंकिंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ MCQs भी करेंगे। थैंक यू।